नमस्ते। ये हफ्ता भारत के लिए आप कह सकते हैं कई बड़े उतार चढ़ाव लेकर आया। एक तरफ जहां एक 50 साल पुरानी लड़ाई खत्म हुई, वहीं दूसरी तरफ नई नीतियां और एक नया ग्लोबल संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए आज इन सारी बड़ी खबरों की पर्तियां खोलते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है। 50 साल। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा, ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। भारत के अंदर ही एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गई है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस दशकों पुराने युद्ध के खत्म होने की। फिर देखेंगे कि देश में नई पॉलिसीज को लेकर क्या बहस चल रही है। उसके बाद एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो सिर पर मंडरा रहा है और उसका हल क्या हो सकता है। और आखिर में कुछ हटकर, मतलब पर्यावरण से लेकर चेस तक, कुछ काफी दिलचस्प कहानियां भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर से। बात है 30 मार्च 2026 की। इस दिन होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक ऐलान किया। एक ऐसा ऐलान जिसने भारत के सबसे पुराने और सबसे मुश्किल अंदरूनी संघर्षों में से एक के खत्म होने का सिग्नल दे दिया। अच्छा, ये पूरा मामला समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 1967 में, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। वहां एक लोकल किसानों का विद्रोह हुआ था, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये एक हथियारबंद आंदोलन बन गया। और मामला इतना बढ़ गया कि 2007 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इसे देश का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज तक कह दिया था। और अब देखिए, 2026 में जब बड़े बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, तो सरकार कह रही है कि ये संघर्ष अब खत्म हो गया है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनके पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। जरा सोचकर देखिए, लगभग 4,800 लोगों ने सरेंडर किया, 700 से ज्यादा एनकाउंटर्स में मारे गए। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो है आखिरी आंकड़ा। एक ऐसा आंदोलन जो कभी कभी 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, आज वो सिमटकर बस कुछ 100 किलोमीटर में रह गया है। मतलब जमीन पर जो बदलाव आया है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो एक लड़ाई तो खत्म हुई, पर चलिए अब उन बहसों की बात करते हैं जो अभी भी जोरों पर हैं। और ये बहसें जुड़ी हैं सरकार की कुछ नई पॉलिसीज से, जिन्होंने देश में एक अच्छा खासा विवाद खड़ा कर दिया है। तो इस पूरी बहस के सेंटर में है FCRA। ये क्या है? ये वो कानून है जो विदेश से आने वाले डोनेशंस, मतलब चंदे को कंट्रोल करता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम बात कर रहे हैं हर साल 22,000 करोड़ रुपए की। ये पैसा 16,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। अब सरकार इसी पैसे के लेन देन के नियम बदलना चाहती है और बस सारा विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। तो इस नए बिल में मोटे तौर पर 3 बड़े बदलाव हैं। पहला, एक नई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। दूसरा, अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होता है तो ये नई अथॉरिटी उसकी प्रॉपर्टी, मतलब जमीन, बिल्डिंग, गाड़ियां, सब कुछ जब्त कर सकती है। और तीसरा, और ये काफी बड़ा बदलाव है, अब किसी भी गड़बड़ी की जांच शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब जाहिर सी बात है, इस पर रिएक्शन तो आना ही था, और आया भी, वो भी बहुत तगड़ा। ऑपोजिशन पार्टीज और कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया जैसी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इसे सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी माइनॉरिटी और खतरनाक तक कह दिया है। तो अब सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। अच्छा, पॉलिसी को लेकर एक और बहस चल रही है जो एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़ी है। इसे समझने के लिए पहले एक स्कीम को जानना जरूरी है, रोड टेप। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक सरकारी स्कीम है जो लोग अपना सामान बनाकर विदेश भेजते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स। उन्हें सरकार कुछ टैक्स वापस कर देती है। इससे क्या होता है, उनका सामान इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सस्ता और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बजट में। देखिए, एक्सपोर्टर्स को उम्मीद थी कि सरकार लगभग 21,000 करोड़ रुपए देगी, लेकिन सरकार ने दिए कितने? सिर्फ 10,000 करोड़, मतलब आधे से भी कम। अब इस भारी कटौती का सीधा मतलब ये है कि एक्सपोर्टर्स के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसी वजह से पूरे सेक्टर में एक टेंशन का माहौल है। अब हम देश की अंदरूनी बहसों से निकलकर एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सीधा और बहुत गहरा असर भारत पर पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। ये संकट कितना बड़ा है,
इसे समझने के लिए बस एक आंकड़ा काफी है। हर रोज 20 मिलियन यानी 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने से रोक दिया गया है। ये दुनिया की टोटल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब सप्लाई चेन में एक जबरदस्त रुकावट आ गई है। अब कई लोग इसकी तुलना 1973 के मशहूर तेल संकट से कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। देखिए, 1973 में ये एक पॉलिटिकल फैसला था, सप्लाई कम कर दी गई थी। पर आज एक फिजिकल ब्लॉकेड है, मतलब रास्ता ही बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सप्लाई कम नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से रुक गई है। और यही बात इस सिचुएशन को शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और यहीं पर भारत के लिए चिंता की बात है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स तो हैं, लेकिन वो कितने दिन चलेंगे? सिर्फ 9.5 दिन। 9.5 दिन का बैकअप बस। ये बहुत ही कम वक्त है। और इसीलिए ये संकट भारत के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है। कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तेल का संकट कैसे भारत को ऑल्टरनेटिव फ्यूल यानी दूसरे तरह के ईंधन की तरफ तेजी से धकेल रहा है। एक तरह से ये प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की कहानी है। और इस कहानी का हीरो है E20 फ्यूल। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल। और ये इथेनॉल कहाँ से आता है? ये गन्ना और मक्का जैसी फसलों से बनता है। ये भारत की तेल पर डिपेंडेंसी कम करने की स्ट्रैटेजी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और इसके फायदे एक नहीं, कई हैं। सबसे बड़ा फायदा, ये बाहर से आने वाले तेल पर हमारी निर्भरता को कम करता है। सीधा सीधा उस एनर्जी क्राइसिस का जवाब जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इसके अलावा ये किसानों को एक्स्ट्रा इनकम देता है, पोल्यूशन कम करता है, और यहाँ तक कि इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होने से इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। तो हमने बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल चुनौतियों की बात की, लेकिन अब जानते हैं इन बड़ी हेडलाइंस के अलावा भी जिंदगी चलती रहती है। तो अब हम 2 ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जो हमें पर्यावरण और इंसान की अद्भुत प्रतिभा की याद दिलाती हैं। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं। इसमें हम देखेंगे कि भारत दुनिया से कैसे जुड़ता है, आर्कटिक के एक पक्षी को बचाने से लेकर शतरंज की बिसात पर एक नए सितारे के चमकने तक। पहली कहानी है स्नोई आउल यानी बर्फीले उल्लू की। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये खूबसूरत आर्कटिक पंछी खतरे में है। इसकी आबादी घट रही है, इसलिए इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। पर अच्छी खबर ये है कि अब इसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत प्रोटेक्शन मिल गई है और भारत भी इस ग्लोबल कोशिश में शामिल है। और अब हमारी आज की आखिरी कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा लंदन। यहाँ भारतीय मूल की एक सिर्फ 11 साल की बच्ची है जो चेस की दुनिया में, जिसे कहते हैं ना, तहलका मचा रही है। इनका नाम है बोधना शिवानंदन। बोधना की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने, प्रज्ञानानंद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। भारत पिछले कुछ समय से चेस में एक ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभरा है। और अब इसी कड़ी में सिर्फ 11 साल की उम्र में बोधना ब्रिटेन की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये वाकई में भारतीय चेस की एक नई अविश्वसनीय लहर का हिस्सा है। तो देखिए, एक तरफ एक पुराना युद्ध खत्म हो रहा है, तो वहीं पॉलिसी और एनर्जी को लेकर नई लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। और इन सब के बीच एक नई पीढ़ी है जो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रही है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि भारत का अगला चैप्टर उसकी नीतियां लिखेंगी या फिर उसके लोग? इस सवाल के साथ ही आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।